डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि आपको पता है कि हम बायोलॉजी 9th क्लास न्यू बायोलॉजी बुक ऑफ पंजाब बोर्ड को डिस्कस कर रहे हैं। हर चैप्टर की जो की पॉइंट्स है उसको रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारा पूरा चैप्टर जो है रिवाइज हो जाए और किसी भी टेस्ट के लिए हम जो है सही तरह से तैयार हो जाएं। ये उनके लिए भी बेस्ट है जो नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं या किसी और एप्टीट्यूड की टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। नाउ आज का जो हमारा है वो चैप्टर है 7 जिसका नाम है एंजाइम्स। पहली बात, एंजाइम्स क्या है? एंजाइम्स जो लफ्ज़ है वो एंजाइम ग्रीक वर्ड से निकला हुआ है। इन मतलब इन, एंजाइम मतलब यीस्ट। तो फर्स्टली टर्म जो है यीस्ट के लिए इस्तेमाल किया। यीस्ट क्या है? यीस्ट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो यूज़ होता है ब्रेड इंडस्ट्रीज़ के अंदर, ब्रेड बनाने के लिए, बेकरीज़ के अंदर, ताकि उसके अंदर जो है कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, उसका एनारोबिक रिस्पायरेशन होती है, बबल्स प्रोड्यूस होते हैं और वो रोटी जो है, ब्रेड जो है फूल जाती है। तो ये एक प्रोसेस है, उसको स्पीड अप करवाता है। इसी तरह से एंजाइम्स जो भी होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर किसी भी रेट ऑफ रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कि ये समझें कि ए है, दूसरा है बी है, ये रिएक्टेंट है, ये दोनों मिलेंगे तो बनेगा सी। ये बहुत ही स्लो होता है हमारी बॉडी के अंदर, ये प्रोसेस तमाम स्लो होता है। ऐसे स्लो होता है कि एक रिएक्शन को चलने के लिए तकरीबन जो है 20-30 साल भी लग सकते हैं, लेकिन क्योंकि उसके लिए जितनी हीट एनर्जी चाहिए वो भी ज़्यादा चाहिए होती है, ठीक है, उसको चलाने के लिए। अब एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस हैं जैसे कि केमिस्ट्री के अंदर हम यूज़ करते हैं, कोई आयंस वगैरह यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। वो आयन जो होता है, कोई भी आयन जो होता है वो जब लगाते हैं तो ये स्पीड रिएक्शन जो है स्पीड वाला हो जाता है। इसी तरह से वही सारे, उसको हम कैटालिस्ट कहते हैं केमिस्ट्री के अंदर। वही कैटालिस्ट अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो यूज़ होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर नेचुरली हैं, उसको कहते हैं बायोकैटालिस्ट। तो ये बायोकैटालिस्ट जो होते हैं उनको बायोकैटालिस्ट जो हैं वो उसको एंजाइम्स कहा जाता है। तो एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम्स स्पीड अप द रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करते हैं। ये प्रोटीन्स के बने होते हैं, ऑलमोस्ट सब जो प्रोटीन्स के होते हैं एक्सेप्ट वन सिंगल जो है एक ग्रुप है एंजाइम्स का, उसके अलावा जो है राइबोजाइम्स, जो आरएनए के बने होते हैं, ठीक है। थॉमस सेज और सिडनी अल्टमन जो दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये देखा था कि कुछ जो है एंजाइम्स आरएनए के मॉलिक्यूल से वो एक्ट करते हैं एज ए एंजाइम, तो उनको उन्होंने नाम दे दिया था राइबोजाइम्स। पेप्टिडाइल ट्रांसफरेज जो है वो भी एक नॉन प्रोटीन जो है एंजाइम है, ठीक है। इस तरह से अब ये एंजाइम्स के लिए यहाँ पे ये चीज़ हो गई। अब आगे पढ़ते हैं कि किताब क्या कहता है हमें, किताब की चीज़ें क्या हैं। पहली पॉइंट ये है कि द बायोकेमिकल रिएक्शंस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड मेटाबॉलिज्म। जो भी बायोकेमिकल रिएक्शंस लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर होते हैं, चाहे ब्रेकिंग हो चाहे मेकिंग हो, उन सब प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिज्म। और उनके फेनोमेनन को कहते हैं मेटाबॉलिज्म, और उन प्रोसेस को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब जो मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शंस होते हैं, इसके दो टाइप्स होंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया कि एक ब्रेकिंग वाले, दूसरे मेकिंग वाले। जो ब्रेकिंग वाले प्रोसेस होते हैं उसको केटाबॉलिज्म कहते हैं। केटा मीन्स कट कह दो सिंपली आप, और एनाबॉलिज्म, एना मीन्स जो है मेक कह दो, ठीक है। तो एनाबॉलिज्म रिएक्शन वो होते हैं जो बनाते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना, फोटोसिंथेसिस ऐसा रिएक्शन है जिसके अंदर कोई खाना बनता है प्लांट के अंदर, तो ये एनाबॉलिज्म प्रोसेस हो गया या एनाबॉलिक प्रोसेस हो गया, ठीक है। और जो रिस्पायरेशन प्रोसेस है, रिस्पायरेशन प्रोसेस के अंदर ऐसा होता है कि खाना टूटता है और उसमें से एनर्जी निकलती है, सो दैट इज द कैटाबॉलिज्म रिएक्शन। देखो पॉइंट क्या है, इन एनाबॉलिज्म स्मॉल अमाउंट ऑफ, इन एनाबॉलिज्म स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म लार्जर मॉलिक्यूल। देखो आ गया ना, स्मॉलर मॉलिक्यूल्स मिलके आपस में लार्जर मॉलिक्यूल बनता है। बट इन कैटाबॉलिज्म लार्जर मॉलिक्यूल्स आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है, लार्जर मॉलिक्यूल टूटते हैं स्मॉलर मॉलिक्यूल्स के अंदर। दूसरा है एंजाइम्स क्या करते हैं। अब एंजाइम्स जो है, एंजाइम्स आर द प्रोटीन्स। ये क्या है, प्रोटीन्स होते हैं। मैंने अभी बताया कि प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन नॉट एट ऑल, ठीक है, जो मैंने बताया था। एंजाइम्स आर प्रोटीन दैट कैटालाइज स्पीड अप केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस को
जो है वो स्पीड अप कर देते हैं, ठीक है, बाय डिक्रीजिंग एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करके। अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? जो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कैरी आउट एनी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को चलाने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है, जो बॉडी की मैंने पहले बताया था कि फॉर सपोज 10,000 किलो कैलोरीज जो एनर्जी चाहिए। लेकिन एंजाइम जब आएगा, एंजाइम ऐसा माहौल पैदा करेगा, एंजाइम जो है वो ना खुद इस्तेमाल हो जाते हैं, बिफोर एंड आफ्टर द रिएक्शन सेम ही रहते हैं, ठीक है। ऐसे समझो कि जूसर मशीन की तरह है, ठीक है। जूसर मशीन में हम कुछ भी बना लेते हैं, वापस में आखिर में जो जूसर मशीन सेम रहती है। इसी तरह से एंजाइम होते हैं। जूसर मशीन क्या करती है? जस्ट एक इन्वायरमेंट प्रोड्यूस करती है और वहाँ पे उसके जो है नाइफ उसके अंदर भी है, वो कट करता है बस, ठीक है। इसी तरह से एंजाइम्स क्या होते हैं? किसी रिएक्शन को ऐसा माहौल देते हैं ताकि वो इजीली हो जाए और उसको एनर्जी कम देनी पड़े। तो 10,000 जहाँ पे किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, वहाँ पे एंजाइम्स जब होगा तो जस्ट 2 किलो कैलोरीज एनर्जी चाहिए, इतना डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। 10 पावर 4 टू 10 पावर 12 इससे भी ज़्यादा एनर्जी जो है कम कर देते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन जो बढ़ा देते हैं। तो एंजाइम इस तरह से एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन को कम कर देते हैं। ये लिखा होता है डिक्रीज बाय एनर्जी, लेकिन असल में ऐसा होना चाहिए बाय रिक्वायरमेंट ऑफ द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एक्चुअल में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट को कम करते हैं एंजाइम्स, ठीक है। अब दूसरी बात है कि एंजाइम्स आर हाईली स्पेसिफिक टू द रिएक्शंस एंड आल्सो फॉर द सबस्ट्रेट। कोई भी रिएक्शन होता है उसके लिए एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक होते हैं। ऐसे नहीं है, जैसे कि इसके लिए मॉडल्स भी दिए गए हैं। एंजाइम्स, एक एंजाइम है प्रोटीन को तोड़ने वाला, ठीक है, तो वो प्रोटीन को ही तोड़ेगा। और दूसरा एंजाइम है स्टार्च को तोड़ने वाला, तो वो सिर्फ स्टार्च को ही तोड़ेगा, किसी और को नहीं तोड़ेगा। इस तरह से एंजाइम जो है स्पेसिफिक होते हैं, वो जो है कॉमन नहीं होते सबके लिए। कुछ ऐसे हैं जो दूसरा भी काम करते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ठीक है, लेकिन सब ऐसा नहीं करते। तो एंजाइम की जो नेचर है खुद की, वो भी स्पेसिफिक है। हर किसी का अपनी अपनी नेचर है, मीन्स अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं प्रोटीन, लेकिन डिफरेंट टाइप्स के अमाइनो एसिड कंपोजिशन होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये कहा गया। दूसरा है एंजाइम्स कहाँ पे बनते हैं? एंजाइम्स प्रोटोप्लाज्म के अंदर बनते हैं। अगर वो एंजाइम्स जहाँ पे बने हैं उसी के अंदर काम कर रहे हैं तो उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर एंजाइम्स। आ गया। ऑपरेट विद इन द सेल्स, ये सेल्स के अंदर काम करते हैं। एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन, जैसे ये खुद उसी के अंदर काम करते हैं। एंजाइम्स ऑफ सेलुलर रिस्पायरेशन के माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटोप्लाज्म के अंदर ही बनते हैं, ठीक है। दूसरे एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम्स वो होते हैं आर सिक्रेटेड आउटसाइड द सेल्स, ये बाहर निकलते हैं टू कैटालाइज रिएक्शन, बाहर निकलते हैं, बाहर काम करते हैं। जैसे कि एंजाइम्स वर्किंग इन स्टोमक कैविटी फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड, ठीक है, वहाँ पे जो प्रोटीज एंजाइम वगैरह है वो ऐसे काम करते हैं। आइए समझ में, जो अंदर काम करें वहाँ पे प्रोड्यूस होके वहाँ पे काम करे उसको कहते हैं इंट्रासेलुलर। जो प्रोड्यूस तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर हो लेकिन वो बाहर निकल के कहीं और काम करे तो उसको कहते हैं एक्स्ट्रासेलुलर एंजाइम या एक्सो एंजाइम भी कहेंगे उसको, ठीक है। अच्छा, उनको कहेंगे इंडो एंजाइम। अब एंजाइम खुद को क्या उसकी स्पीड बढ़ाई जा सकती है या नहीं, ये सवाल हो सकता है। या एंजाइम की जो एक्टिविटीज़ को खुद को बढ़ाया जा सकता है, उसके अंदर कोई चीज़ ऐड करेंगे तो उसकी जो कंपोजिशन डिफरेंट हो जाएगी और वो अच्छे से काम करेगा, ठीक है। फॉर सपोज जो है हमारे पास कोई हैंडल है कोई चीज़ खोलने के लिए, लेकिन वो हमें जो ग्रिप अच्छी नहीं दे रहा, हमने उसको क्या किया, उसका जो हैंडल के ऊपर एक प्लास्टिक का और कवर डाल दिया ताकि वो इजीली काम कर सके। इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटीज भी बढ़ सकती हैं, कम भी हो सकती हैं। तो एंजाइम वो चीज़ें, एंजाइम्स की जो एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं, ठीक है। वो जो एंजाइम प्रोटीन का बना होता है, प्रोटीन के साथ कोई और चीज़ लग के जो बनाए तो उस एंजाइम को कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम। जो एंजाइम प्रोटीन्स और प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट का बना हो तो उसको कहेंगे कॉन्जुगेटेड एंजाइम या होलो एंजाइम कहेंगे, ठीक है। और जो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन का बना हो तो उसको कहेंगे प्रोटियोजाइम। अब जो एंजाइम्स प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट का बना होता है, ठीक है, तो उसमें जो प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं एपो एंजाइम, ठीक है। और जो नॉन प्रोटीन वाला पार्ट होता है उसको कहते हैं कोफैक्टर कहते हैं। अब कोफैक्टर के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 3 टाइप्स होते हैं कोफैक्टर के। 3 टाइप्स होते हैं कोफैक्टर के। अच्छा, एक ऑर्गेनिक, दूसरा इनऑर्गेनिक, 2 पोर्शन में डिवाइड करते हैं, ठीक है। इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हों जैसे कि सोडियम वगैरह जो हैं, ये मैग्नीशियम है, ठीक है, जिंक है, ठीक है। तो
इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस हो प्रोटीन के अलावा किसी एंजाइम के साथ अटैच होकर उसकी एक्टिविटीज़ को बढ़ा दें तो उसको कहते हैं एक्टिवेटर्स, और ये हमेशा के लिए ऐड होते हैं। ठीक है, और दूसरे होते हैं ऑर्गेनिक पार्ट ऑफ कोफैक्टर्स। ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट हो लेकिन वो हमेशा के लिए अटैच ना हो, आप वापस निकल भी सके, तो उसको कहेंगे कोएंजाइम। ठीक है, और तीसरे ऑर्गेनिक पार्ट्स होते हैं जो हमेशा के लिए लग जाते हैं, वो वापस डिटेच नहीं होते, तो उन पार्ट को कहा जाता है प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, चलें देखते हैं क्या कहते हैं। अब देखो कोफैक्टर्स आ गया। कोफैक्टर्स आर द नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड बाय एंजाइम टू बी फुल्ली एक्टिव। उसको कुछ एंजाइम को चाहिए होता है उनको फुल्ली एक्टिव होने के लिए। अब इनऑर्गेनिक कोफैक्टर्स इंक्लूड मेटल आयंस लाइक आयरन एंड मैग्नीशियम। ये इनऑर्गेनिक कोफैक्टर हो गए जिसको एक्टिवेटर्स भी कहा जाता है। द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स आर ऑफ टू टाइप। ऑर्गेनिक के फिर दो टाइप्स होते हैं। प्रोस्थेटिक ग्रुप्स आर द ऑर्गेनिक कोफैक्टर्स विच टाइटली बाइंड विद द एंजाइम्स। ये टाइटली बाइंड कर देते हैं, जैसे कि सर्टेन विटामिन होते हैं, बायोटिन वगैरह। एंड द हेम ग्रुप, हेमोग्लोबिन के अंदर जो होता है। कोएंजाइम्स आर द ऑर्गेनिक कोफैक्टर विच लूजली बाइंड टू द एंजाइम। मेनी विटामिन एंड न्यूक्लियोटाइड्स जो है वापस निकल भी सकते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है को एंजाइम्स कहा जाता है। ठीक है, एंजाइम्स वर्क एट देयर मिनिमम रेट। ठीक है, एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। एंजाइम्स हमेशा एक ऑप्टिमम टेम्परेचर पे काम करते हैं। दोस्तों शागिर्दों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आपको एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें कि आपको कौन से टॉपिक्स में जो है कन्फ्यूजन है, तो हम उस पर वीडियोस बनाएं। ठीक है, चलें कंटिन्यू करते हैं। अकॉर्डिंग टू एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर एंड पीएच। देखो टेम्परेचर तीन टाइप्स के होते हैं, एक मिनिमम टेम्परेचर होता है, दूसरा मैक्सिमम होता है, तीसरा ऑप्टिमम होता है। मिनिमम वो होता है जिसपे एंजाइम कम से कम काम कर सके। मिनिमम से जो कम होगा उस पर एंजाइम काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, जैसे कि 10 सेल्सियस हो गया, ठीक है, उससे भी कम करें तो वो एंजाइम्स काम नहीं कर पाएंगे और वो फ्रीज हो जाएंगे। ठीक है, उसकी नेचर जो है ऐसे हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएंगे। अगर नॉर्मल से 37 सेल्सियस से उससे ज़्यादा हो जाते हैं, टेम्परेचर हाई जाता है 70 फिर 80, तो एंजाइम की नेचर जो है, मतलब उसकी स्ट्रक्चर जो है प्रोटीन की डिफरेंट हो जाएगी। उसका जो एक्टिव साइट जहाँ पे एंजाइम काम करता है वो टूट जाएगा, खराब हो जाएगा, फिर वो जो है काम नहीं कर पाएगा, तो डिनेचर बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। लेकिन बीच वाला जो टेम्परेचर जो मैंने बताया कि 37 सेल्सियस, उस पर एंजाइम काम करते हैं, तो उसको कहते हैं ऑप्टिमम टेम्परेचर। द एंजाइम्स वर्क एट देयर मैक्सिमम रेट एट ऑप्टिमम टेम्परेचर। ठीक है, अच्छा ये हो गया। द केटा रीजन ऑफ एंजाइम मॉलिक्यूल नोन एज एक्टिव साइट। जहां पे एंजाइम काम करते हैं, एंजाइम किसी भी शक्ल के हो सकते हैं। ये देखो एक एंजाइम है, इसका ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, ठीक है, जिसको मैं अभी करता हूं ग्रीन कलर से। ठीक है, ये वाला हिस्सा जो है इसको कहते हैं एक्टिव साइट, जहां पे फिट होता है, जिसपे ये एंजाइम काम करता है उसको कहते हैं सबस्ट्रेट। ठीक है, एंजाइम खुद बड़ा होता है, सबस्ट्रेट छोटा। जैसे जूसर मशीन बड़ी होती है, उसमें एपिल लगाओगे तो एपिल छोटा होगा। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। अब मॉडल दिए गए कि किस तरह से एंजाइम काम करता है। इसके लिए दो मॉडल दिए गए। एक है बिल्कुल जो है एब्सोल्यूट वाला, अकॉर्डिंग टू लॉक एंड की मॉडल। ये लॉक एंड की मॉडल, द एक्टिव साइड ऑफ एंजाइम एज ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर है, मतलब एक एंजाइम जो है स्पेसिफिक सबस्ट्रेट पे काम करेगा, दूसरों पे नहीं करेगा। जैसे कि एक ही की है वो एक ही लॉक पे करती है, सब लॉक्स पे वो काम नहीं करती, इस तरह से। ये कोशलैंड ने दिया था, सॉरी इसका मुझे अभी ज़हन में नहीं है। ठीक है, अच्छा, अकॉर्डिंग लॉक इन की मॉडल हो गया ये। अकॉर्डिंग टू द लॉक एंड की मॉडल द एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम हैज ए फिक्स्ड स्ट्रक्चर। दूसरा है अकॉर्डिंग टू इंड्यूस फिट मॉडल, जो है ये कोशलैंड ने दिया था। व्हेन सबस्ट्रेट इंटरेक्ट्स विद एंजाइम, एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम रीशेप टू परफॉर्म इट्स फंक्शन। एंजाइम की जो स्ट्रक्चर होती है रीशेप हो जाती है और उसके फंक्शन जो है वो कर सकते हैं। तो मतलब एंजाइम्स की जो एक्टिव साइट है वो फ्लेक्सिबल है, तो उस पर एक से ज़्यादा डिफरेंट टाइप्स के सबस्ट्रेट भी अटैच हो सकते हैं। तो ये जो मॉडल है वो बताता है कि सारे एंजाइम जो है स्पेसिफिक नहीं होते, कुछ एंजाइम एक से ज़्यादा सबस्ट्रेट पे भी काम कर सकते हैं। उसके बाद बारी आती है इनहिबिटर्स की। अच्छा, सारी चीज़ें जो एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ाती भी नहीं है, कुछ ऐसी होती हैं चीज़ें
जो एंजाइम की एक्टिविटीज को कम भी कर सकती हैं, उसको कहते हैं इनहिबिटर्स। ठीक है, तो इनहिबिटर्स आर द सब्सटेंसेस दैट इंटरफेयर विद द ब्लॉक ऑफ एंड ब्लॉक एन एक्टिविटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे ब्लॉक कर देते हैं? जैसे फॉर सपोज जो है ये एक एंजाइम है, ठीक है, इस पे जो है सबस्ट्रेट आना है ये, ठीक है, ये है प्रोटीन वाला एंजाइम, पी एंजाइम है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट भी क्या है? पी। ये प्रोटेज एंजाइम में प्रोटीन पे काम करता है, लेकिन कोई और चीज है वो अपनी शक्ल ऐसी बनाती है, ठीक है, वो भी सेम इस तरह की स्ट्रक्चर बना देता है, ठीक है। तो लेकिन ये प्रोटीन नहीं है, ये स्टार्च है। ये क्या? स्टार्च है। तो ये आकर यहाँ पे अगर फिट हो गया तो फिट तो हो जाएगा यहाँ पे, लेकिन इससे वो मैचिंग नहीं होगी, ठीक है। इसकी बाइंडिंग साइट, एक्टिव साइट है, उसके अंदर बाइंडिंग साइट होती है, दूसरी रिएक्टिव साइट होती है। अगर बाइंडिंग साइट जो है वो उसके साथ अटैच हो गया लेकिन रिएक्टिव साइट उसके साथ मैच नहीं करेगी तो ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा, तो ये ब्लॉक हो गया एंजाइम। इस तरह से एंजाइम की एक्टिविटी ब्लॉक हो जाती है। तो इस तरह के जो इनहिबिटर्स होते हैं उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। क्यों? क्योंकि देखो ये कॉम्पीट करके इसको आया, ये जाना था यहाँ पे, इसको कॉम्पीट करके ये आया, ठीक है, ये आया और यहाँ पे अटैच हो गया। तो इसको खत्म कैसे करें? इसको खत्म करने का तरीका ये है कि जितने हम जो है अपने जो सबस्ट्रेट बढ़ाएंगे उतना जो है जो इनहिबिटर्स कम होते जाएंगे, क्योंकि इतनी जगह मिलेगी नहीं सबस्ट्रेट को, सॉरी उसको जो इनहिबिटर को वहाँ जाने के लिए, ऑलरेडी जो है जल्दी से वहाँ पे वो पहुँच जाएंगे एक्चुअल जो उसके सबस्ट्रेट होते हैं। तो उसको कहते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। दूसरे होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, ठीक है। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स क्या है? देखें, ये एक एंजाइम है, ये एक एंजाइम है, एंजाइम के पास दूसरी एक जगह होती है, एक मिनट, ठीक है, ये एंजाइम है, एंजाइम ये है एक्टिव साइट, ठीक है, एक्टिव साइट। लेकिन एंजाइम के पास एक दूसरी साइट भी होती है जिसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट। ये एलोस्टेरिक साइट, ठीक है। तो देखो, अगर कोई यहाँ पे प्रोटीन आना है इस तरह का, ये प्रोटीज एंजाइम है फॉर सपोज, और प्रोटीन आपका इस तरह का आना है, यहाँ पे अटैच होना है इसके अंदर एक्टिव साइट पे, लेकिन यहाँ पे कोई और चीज आ गई। कौन आ गया? यहाँ पे नहीं, ठीक है, इस जगह पे नहीं, एक्टिव साइट पे नहीं, यहाँ पे कोई और चीज आ जाए और फिट हो जाए यहाँ पे एलोस्टेरिक साइड पे। जब एलोस्टेरिक साइड पे आएगी, यहाँ पे कोई वैसे भी कोई सबस्ट्रेट नहीं आता, यहाँ पे रिएक्शन नहीं होता, ये एक ऐसे ही साइट होती है, इसको कहते हैं एलोस्टेरिक साइट अदर देन द एक्टिव साइट। तो यहाँ पे जैसे आएगा तो इसको तो ब्लॉक तो करेगा, लेकिन ब्लॉक काम का नहीं है, तो इसको यहाँ पे अटैच होने की वजह से उस पर दबाव पड़ेगा, इस पर दबाव पड़ेगा, इसकी शक्ल जो है अब थोड़ी चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हो जाएगी? इसकी शक्ल ऐसे हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से प्रेशर पड़ा, प्रेशर पड़ने की वजह से ये शक्ल ऐसे हो गई। अब ये जो है ये आपका सबस्ट्रेट यहाँ पे फिट नहीं हो सकता, ये आपका फिट यहाँ पे नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसकी जगह जो एक्चुअल होनी चाहिए वैसी नहीं रही, वो फिट नहीं हो सकता। तो इस तरह से वो ब्लॉक हो जाते हैं, इसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, क्योंकि ये कॉम्पीट नहीं कर रहे, सबस्ट्रेट से कॉम्पीट नहीं करे, अलग से वो मिल रहे हैं, तो उसको कहते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसको खत्म करने का तरीका जो है बहुत मुश्किल है, तो इसको हम सबस्ट्रेट बढ़ाने से जो है खत्म नहीं कर सकते, कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो दिस इज दैट। अब आगे पॉइंट क्या है? अच्छा, ये आ गया कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। क्या बोल रहा है आपका बुक? कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स रिजेंबल द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट की तरह दिखते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया। दे कॉम्पीट विद द सबस्ट्रेट फॉर द सेम एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम। एग्जाम्पल्स आर एंटीबायोटिक, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, सेल वॉल को बनाने वाली एक्टिव एंजाइम जो होते हैं बैक्टीरिया के अंदर, वहाँ पे जो है एंटीबायोटिक क्या करती है, उसके एंजाइम्स को ब्लॉक कर देती है ताकि उसकी सेल वॉल जो है डैमेज हो जाए, आगे ना बन सके, और वो जो है बैक्टीरिया की ग्रोथ भी नहीं होती। इस तरह से एंटीबायोटिक काम करते हैं। दूसरे हैं नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, अभी बताया, बाइंड टू ए साइट ऑन द एंजाइम अदर देन द एक्टिव साइट। एग्जाम्पल्स आर हैवी मेटल्स होते हैं जो हमेशा के लिए लगते हैं, सर्टेन ड्रग्स होते हैं, कैंसर थेरापी होती है, इसकी वजह से जो एंजाइम हमेशा के लिए ब्लॉक हो जाते हैं और वो अपना काम नहीं करते। सो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर एंजाइम के। अल्हम्दुलिल्लाह
आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है कि और मेरे जो पहले वाली लेक्चर जो है वो भी आपने देखे होंगे, सारे देखें ताकि सारा चैप्टर जो है, सारा बुक आपका रिवाइज हो जाए। इंशाल्लाह जो है टेस्ट देने में, किसी भी मेडिकल की टेस्ट हो, MD-KT वगैरह, वो आपके लिए इजी हो जाएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने भाइयों के साथ, अपनी बहनों के साथ, जो भी आगे चल के 9th क्लास या कोई भी बायो में जाना चाहता है उसके लिए उसको सजेस्ट करें मेरा चैनल, इंशाल्लाह उसको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।